आज हम लोग समझते हैं गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, इनको चित्र द्वारा समझते हैं। ये उत्तल दर्पण का डायग्राम है। ये सॉरी ये अवतल दर्पण का डायग्राम है। ये उत्तल दर्पण का डायग्राम है। ये जो ऊपर लगा है लाल ऑक्साइड का पेंट, इसमें अंदर लगा है दबे हुए तल पर, ठीक है। और इसका दबा हुआ तल परावर्तक तल है और इसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल है। यह है अवतल दर्पण, यह है उत्तल दर्पण। बात समझ गए। ये ऊपर जो लगा है लाल ऑक्साइड का पेंट लगा है, ठीक है, उभरे हुए तल पर, और दबा हुआ तल परावर्तक तल है। ये अवतल दर्पण है। और इस वाले चित्र में दबे हुए तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट लगा है तथा ये उभरा हुआ तल जो बाहर की ओर निकला है, ये परावर्तक तल है। अब इसमें परिभाषाएं समझते हैं। पहली परिभाषा, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, समझिए दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या बताया गया? दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बात समझ गए। जो P है, P बिंदु ही दर्पण का ध्रुव है। बात समझ गए। एक बार फिर से समझ लो। दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये मध्य बिंदु P है, ये P है, ठीक है। आगे समझते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट, वक्रता केंद्र। दर्पण का वक्रता केंद्र, समझिए। दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का
केंद्र कहते हैं। बात समझ में आई? ये सी, ये सी। दर्पण जिस, क्या बताया गया? दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र सी कहते हैं। बात समझ गए? जो ये दर्पण है किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग है। जिस खोखले गोले का काटा गया भाग है उसका एक मुख्य केंद्र होगा, उसी केंद्र को क्या कहेंगे? दर्पण का वक्रता केंद्र। इस केंद्र को सी से व्यक्त करते हैं, या सी से, हाँ सी से व्यक्त करते हैं। समझ गए? इस बिंदु को सी से व्यक्त करते हैं। फिर पॉइंट आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या समझिए, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गौर से देखिए, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात समझ गए? इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। समझिए, ध्रुव दर्पण में, ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा दर्पण की वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर कहलाती है। बात समझ गए? जो वक्रता त्रिज्या है उसको स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। बात समझ में आ गई? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप समझिए अगला पॉइंट, ये पॉइंट नोट करके रख लीजिएगा, और चित्र से ही सारे पॉइंट निकाले गए हैं, चित्र से ही निकालने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इन बिंदुओं को मिटा रहे हैं। उम्मीद है ये बिंदु समझ में आए होंगे। यहां तक हमारा वक्रता त्रिज्या तक हो गया है। अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष समझिए, दर्पण में ये मुख्य अक्ष का ये मुख्य अक्ष, गौर से देखेंगे, दर्पण में वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। बात समझ गए? दर्पण में वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं।
दर्पण में वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। बात समझ गए? अब देखिए इधर से, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। गौर से देखिएगा, वक्रता केंद्र को मिला रहा है और ध्रुव को भी मिला रही है। ठीक है। नंबर 5 पॉइंट, दर्पण के द्वारक। अब दर्पण के द्वारक के बारे में समझते हैं। ये दर्पण के द्वारक M1 M2 होते हैं। M1 M2, ये M1 M2। बात समझ गए? अब दर्पण के द्वारक की परिभाषा, दर्पण में परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। बात समझ गए? दर्पण में परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। द्वारक हमारे पास क्या है? M1 M2, M1 M2 कहते हैं। बात समझ गए? M1 और M2 हमारे पास क्या है? द्वारक है। तो उम्मीद है ये परिभाषाएं समझ में आई होंगी चित्रानुसार। अब हम लोग चलते हैं फोकस पर। ये कंडीशन मिटा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? गौर से समझिएगा और नोट करके रख लीजिएगा और चित्र द्वारा लिखने की कोशिश करिए ताकि परिभाषाएं आसानी से तैयार हो। अब समझते हैं दर्पण में क्या फोकस या मुख्य फोकस। फोकस या मुख्य फोकस, इसको भी समझते हैं चित्र द्वारा। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये ध्रुव P, ये M1, ये M2। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, M1 M2 द्वारक हो गए, ध्रुव P हो गया। ठीक है, ये है मुख्य अक्ष, इसका ये है मुख्य अक्ष। समझिए, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, परावर्तन के पश्चात वापस लौटेंगे, फिर मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, परावर्तन के पश्चात फिर से वापस लौटेंगे, फिर से मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगे, परावर्तन के पश्चात वापस लौटेंगे, फिर मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगे, परावर्तन के पश्चात वापस लौटेंगे,
मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, परावर्तन के पश्चात वापस लौटेंगी, फिर से मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, परावर्तन के पश्चात वापस लौटेंगी। यहाँ पर एक बिंदु पर सारी रेखाएं मिल रही हैं। ये बिंदु मान लीजिए मुख्य फोकस, ठीक है। ये जाने का क्रम, ये वापस लौटने का क्रम। अब इसमें देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगे, ये कहीं बिंदु पर मिलेंगे जाकर के, ये समांतर जाएगी, ये मिलेगी, ये समांतर जाएगी, ये भी 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 मिलेगी, ये वापस लौटेगी, ये वापस, ये वापस, ये वापस लौटेगी, ये वापस, ये वापस। यहाँ पर ये जाने का क्रम, ये जाने का क्रम, ये वापस लौटने का क्रम, और ये वापस लौटने का क्रम। जहां पर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है वहां पर कैपिटल एफ। अब समझिए परिभाषा इसकी, फोकस या मुख्य फोकस। ये हमारे पास अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और यह है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। बात समझ में आ गया? यह है अवतल दर्पण, यह है उत्तल दर्पण। अब समझिए परिभाषा। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। गौर से देखिए, ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं, परावर्तित होकर के सारी की सारी एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही हैं। ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं, सारी की सारी एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही हैं। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, तथा उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता हुआ प्रतीत होता है। तो जहां पर प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए समझते हैं परिभाषा कैसे लिखेंगे। अवतल दर्पण, चित्र में, चित्र में अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, तथा उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा होते हुए प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं। गौर से देखिए, अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा होती हैं। अतः जिस बिंदु पर प्रकाश की
किरणें अवतल दर्पण में एक बिंदु पर इकट्ठा होती हैं तथा उत्तल दर्पण में इकट्ठा होती हुई प्रतीत होती हैं, होती हैं। उस बिंदु को, उस बिंदु को फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। इस बिंदु को कैपिटल एफ से इस बिंदु को कैपिटल एफ से व्यक्त किया गया है। बात समझ गए? चित्र में देखिए, अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है तथा उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा होते हुए प्रतीत होती हैं। अतः जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में एक बिंदु पर इकट्ठा होती हैं तथा उत्तल दर्पण में इकट्ठा होती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। इस बिंदु को F से व्यक्त किया गया। देखिए F से व्यक्त किया गया है। ये अवतल दर्पण है, इसमें प्रकाश की किरणें इकट्ठा हो रही हैं, और ये उत्तल दर्पण है, ये इसमें प्रकाश की किरणें इकट्ठा होते हुए प्रतीत हो रही हैं। बहुत अच्छी परिभाषा है, सिंपल आसान भाषा में। तो ये उम्मीद है परिभाषा समझ में आई होगी। इसको मिटा दें। अब देखिए इसी में फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी की परिभाषा इसी में समझ लो। ध्रुव तथा फोकस को मिलाने वाली दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बात समझ गए? ध्रुव तथा फोकस को मिलाने वाली दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, या ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बात समझ गए? क्या बताया गया? देखो चित्र में दर्पण में ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसे स्मॉल f से व्यक्त करते हैं।
बात समझ गए? ये जो दूरी होगी यहां से यहां तक, ये स्मॉल एफ से व्यक्त करेंगे। बात समझ गए? ये दूरी ये दूरी यहां से यहां तक की ये होगी स्मॉल एफ, यहां से यहां तक। ठीक है, ये दूरी यहां से यहां तक स्मॉल एफ है। ठीक है, यही फोकस दूरी है। तो क्या बताएगा? दर्पण में ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये फोकस दूरी हो गया। इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए हम लोग ज्ञात करेंगे फोकस तथा फोकस दूरी में संबंध। जो संबंध होता है बराबर r/2, इसको चित्र द्वारा समझते हैं। ये अवतल दर्पण का चित्र बन रहा है। ये ध्रुव P, द्वारक M1, M2, ये मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण जा रही है और अवतल दर्पण के बिंदु से टकराकर परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। ये जाने का क्रम। यह वक्रता केंद्र होगा, तो वक्रता केंद्र पर प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये कोई एक बिंदु मान ले बी, ये प्रकाश की किरण जा रही है और ये परावर्तित होकर लौट रही है। एक ये कोण हो गया और एक कोण ये हो गया। ये प्रकाश की किरण मान लीजिए ओ, क्या मान लेंगे? ओ। ये प्रकाश की किरण एक जा रही है, या ओ ना मान करके ए मान लो, ज्यादा अच्छा है, ए मान लो। अब यहां से यहां तक की दूरी P से F तक बताया गया, P से F तक दूरी फोकस दूरी, तो F हो जाएगी। ये दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी? F, ये वाली दूरी। बात समझ गए? और यहां पर C होता है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? स्मॉल r। बात समझ गए? ये दूरी कितनी हो जाएगी? स्मॉल r हो जाएगी। अब समझिए कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे। माना चित्र को देख करके, माना अवतल दर्पण के द्वारक M1 व M2 है। अवतल दर्पण के द्वारक M1 व M2 है तथा इसका ध्रुव P है, तथा इसका ध्रुव कितना है? इसका ध्रुव P है। तब मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण AB जाती है। बात समझ गए? देखिए ध्रुव P था, एक मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण जा रही है AB। ठीक है, वही लिखा गया है जाती है, परिभाषा चित्र के अनुसार ही लिखेंगे। ठीक है, तथा अवतल दर्पण के बिंदु B से टकराकर परावर्तन के पश्चात
मुख्य फोकस एफ से होकर चली जाती है। बात समझ गए? ये प्रकाश की किरण जाती है, अवतल दर्पण के बिंदु बी से टकराएगी और परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है। ये जाने का क्रम है और ये वापस लौटने का क्रम है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर से समझ लो, माना अवतल दर्पण के द्वारक M1 व M2 है। ये देखिए M1 व M2 है तथा इसका ध्रुव P है, इसका ध्रुव P है। तब मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण AB जाती है। यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण AB जाती है तथा अवतल दर्पण के बिंदु B से टकराकर, ये देखिए अवतल दर्पण का बिंदु B यहां पर टकराकर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर चली जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर चली जाती है। अब इतनी परिभाषा रखिए, ठीक है। अब इसमें देखिए वक्रता केंद्र C है तो ठीक है। अब देखिए कोण देखते हैं ABC, गौर से समझना। ये जो चित्र बना है ये दिख रहा है, अगर इसको काट के बनाओगे, ये प्रकाश की किरण गई है और ये वापस लौटी है, मतलब इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। ये बीच में है, ये दिख रहा है, ये बीच में है अभिलंबवत। ये क्या है? अभिलंबवत है, जो एक वक्रता केंद्र पर मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये कोण हम लोगों ने पढ़ा था आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोण ABC, ABC बराबर किसके होगा? कोण FBC, FBC कौन सा नियम लगा है? परावर्तन के नियम से। बात समझ गए? कौन सा नियम लग गया है? FBC, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर कर दिए गए। जो बीच में बिंदु होगा, जो बीच में बिंदु होगा वही कोण माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी कोण की बात हो रही है। बिंदु ए से चल करके बी पर मुड़ा है। बिंदु ए से चल करके देखिए कहाँ मुड़ा है? बी पर मुड़ा है। मुड़ करके कहाँ गया है? सी की ओर गया है। कहाँ गया है? सी की ओर गया है, बिंदु सी की ओर गया है। तो बी पर मुड़ा है, वही तुम्हारे पास कोण होगा। इसमें देखिए एफ से, एफ बिंदु से तुम्हारे पास लिया गया है, तो यहाँ पर बी कोण पर मुड़ा, तो यहाँ से मुड़ करके कहाँ आया? केंद्र बिंदु सी पर आया, ठीक। तो ये परावर्तन के नियम से हो गया। अब समझिए ये कोण समझिए, और ये कोण तुम्हारे पास एकांतर कोण होते हैं, एक लाइन पर ऐसे बने हुए कोण। ये तुम्हारे पास कोण कौन से हैं? एकांतर कोण, समझ गए? तो एकांतर कोण आपस में क्या है? बराबर होते हैं। तो कोण कौन सा? ABC, कोण ABC बराबर किसके? कोण ABC बराबर किसके? FCB, FCB ये कैसे कोण हैं? एकांतर कोण, एकांतर कोण। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये कोण एकांतर कोण समझिए, और ये कोण आपस में क्या है? बराबर है। जब ये कोण आपस में बराबर होंगे तो ये एक कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? समद्विबाहु। ये कोण कौन सा बन जाएगा? समद्विबाहु। मतलब ये वाली भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? अब कोण समझिए, FBC, FBC बराबर किसके? FCB, कोण FCB। बात समझ गए? जो कोण तुम्हारे पास ये है, ये समद्विबाहु का कोण है। यहां लिख दो समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है?
एफ बी सी, एफ बी सी से, बात समझ गए? ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब गौर से समझिए, जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः अब क्या लिखेंगे? बी एफ, दिख रहा है, बी एफ बराबर किसके हो जाएगा? सी एफ के। बात समझ गए? बी एफ बराबर किसके हो जाएगा? सी एफ के। तो ये बी एफ बराबर हो जाएगा सी एफ के। इतनी बात समझ में आ गई? बी एफ बराबर किसके? सी एफ के। ये समीकरण फर्स्ट मान लो। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो, तब, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो, तब क्या होगा? समझिए, तब तुम्हारे पास जो है बी एफ होगा, बी एफ पी एफ के लगभग बराबर होगा। जो बी एफ होगा वो पी एफ के लगभग बराबर होगा। ये समीकरण सेकंड बना दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई? बी एफ बराबर किसके होगा? पी एफ के। जो बी एफ होगा बराबर किसके होगा? पी एफ के बराबर होगा। इसको मिटाइए इधर से। आप समझिए, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड देखिए, ये भी बी एफ बराबर है और ये भी बी एफ बराबर है। जब दोनों बराबर है तो इन दोनों को हम आपस में बराबर कर सकते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड में क्या दिख रहा है? तो ये हो जाएगा सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ। बात समझ गए? सी एफ बराबर पी एफ। अब गौर से देखते हैं, सी एफ बराबर क्या हो गया? पी एफ। अब ये सी एफ तुम्हारे पास एक हो रहे हैं, अगर इधर भी हमारे पास, इधर तुम्हारे पास पी एफ मिल जाए, सोचिए ये सी एफ यहां तक है, यहां तक तो कोई दूरी नहीं है, कोई दूरी है नहीं है, ये यहां से सी से लेके पी तक है आर, तो यहां तक कोई दूरी नहीं है। अगर यहां से यहां तक हमको कोई दूरी मिल जाए, मतलब अगर इसमें हम पी एफ जोड़ दें तो यहां से यहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो दोनों पक्षों में क्या करोगे? पी एफ जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा सी एफ प्लस पी एफ बराबर, इधर भी पी एफ जोड़ो। बात समझ गए? अगर एक तरफ पी एफ जोड़ा गया है तो दूसरी तरफ भी पी एफ जोड़ना पड़ेगा। याद रहे, कभी भी किसी भी पद को जोड़ा जाता है अपनी तरफ से तो उतना ही घटाया भी जाता है अपनी तरफ से, ठीक है? तो यहां से सी एफ और पी एफ, गौर से देखिए, सी एफ और पी एफ दोनों जोड़ में है तो ये हो जाएगा पीसी के बराबर। किसके बराबर? पीसी बराबर। तो ये पी एफ कितने? 2 पी एफ। जब समझिए पीसी बराबर, पी से सी तक देखिए, पी से सी तक क्या है? आर। पी एफ कितना है? पी से एफ तक एफ, पी से एफ तक एफ। तब समझिए क्या होगा? पीसी की जगह पर कितना रख दो? आर बराबर कितना? 2f। अब f बराबर कितना आ जाएगा? ये 2 बटे आ जाएगा, f बराबर r बटे 2। f क्या है? f है फोकस दूरी, और r क्या है? वक्रता त्रिज्या। बात समझ गए? यही हमको लाना था, f बराबर r/2, यही सिद्ध करना था, तो यही तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही खास है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत पूछा जाता है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए, ठीक है? तो इस प्रकार से हल किया गया है। इसको 4 से 5 बार तक प्रैक्टिस करिए
और प्रैक्टिस करोगे आसानी से आ जाएगा। इसमें मेन चीज समझना है, जो एक कोण दिए गए हैं इनको समझ लोगे तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है,